हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से खाना बना दे, 2 रोटी गरम गरम खा लें। वैसे भी तेरे हाथ ही गरम रोटी खाए जमाना गुजर गया। बिस्तर पर लेटते हुए रामदीन ने अपनी घरवाली चकियों को आवाज दी। रोटी तो रोज ही गरम बनाती हूँ, तो फिर खाते क्यों नहीं रोज गरम गरम? कौन रोकता है तुमको? ये भी खूब रही, मैं इस गर्मी में जल जल कर चूल्हा भी फूकूं और तुम्हारे ताने भी सुनूं। रोज ही गरम खा लिया करो, आखिर मेहनत तो उतनी ही लगनी है, फिर बासी करके क्यों खाए हैं? बोलो। हंसी वाले अंदाज में जवाब आया रसोई से। चकिया ने आटा गूंथ लिया था, बस तवे के गर्म होने का इंतजार कर रही थी। अच्छा, आज आ जाओ, अभी मैं गरम गरम सेकती हूँ, खा लो लगे हाथ। कम से कम आज तो गरम खाने को पा जाओ, कलेजा जुड़ा जाए तुम्हारा। बोलते तो ऐसे हो जैसे कितना बासी खाना देती हूँ मैं तुम्हें। गांव वालों से भी ऐसे ही खी खी करके मजाक उड़ाते होंगे। बोलो। चेहरे पर प्यार वाली तमक साफ दिख रही थी चकिए के। वैसे भी बातों में तो कोई उससे जीतने से रहा। पूरा गांव लोहा मानता है उसकी हाजिर जवाबी का। चाहे घर हो या भरी पंचायत, दबती नहीं वो मर्दों से भी कभी। गांव के कुछ बड़े कद्दावर बातूनी लोग भी दूर ही रहते हैं चकिया से। रहे भी क्यों नहीं, कई बार मुंह की जो खा चुके हैं उससे। पर सारा गांव ये भी जानता है कि चकिया है बड़े भले दिल की औरत। कभी किसी से बैर नहीं रखा उसने, बस जुबान से जो बोल दे, इसलिए लोग बुरा भी नहीं मानते हैं उसकी बातों का। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव मनकापुर का रहने वाला रामदीन एक निम्न मध्यम वर्गीय किसान है। तकरीबन 4 बीघा जमीन है उसके पास। उसकी 2 संतानें हैं, बबीता और पूनम। बबीता बड़ी है, कोई लड़का नहीं है उसके। पर रामदीन ने कभी अपनी लड़कियों को लड़कों से कम नहीं समझा। समाज की इस निम्न सोच से एकदम अलग है उसकी सोच। बराबरी का ही दर्जा दिया है उसने अपनी बेटियों को सदैव। अपने सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा भी दिलवाई है उन्हें। बबीता ने 12वीं पास कर लिया है, पूनम अभी 10वीं में है। गाँव में अपने बात व्यवहार और चाल चलन की वजह से बड़ा सम्मान भी है उसका। बड़ा निश्चल मन वाला व्यक्ति है रामदीन भी। सबके सुख दुख में हमेशा ही साथ देता है। गांव से जुड़ी समस्याओं में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। अपने इन्हीं गुणों की वजह से गांव के बड़े बुजुर्गों का बड़ा चहेता है रामदीन। उसकी दोनों लड़कियां भी अपने माँ बाप की ही तरह व्यवहार कुशल और निश्चल हृदय की हैं। बड़ा सम्मान है उनका भी गाँव में। अपने बच्चों को डांटते हुए अक्सर लोग इन दोनों बहनों का नजीर देते देखे जा सकते हैं। परंतु इतना सब होने के बावजूद रामदीन आर्थिक तंगी के कारण कई बार सर पर हाथ रख के बैठा सोचता देखा जा सकता है। एक मामूली किसान जो है वो खेती से आजकल घर की दाल रोटी ही चल सकती है और बाकी खर्चों का इंतजाम बस राम जी के आसरे ही रहता है। ऊपर से 2 जवान बेटियों का पिता भी है वो। आज के परिवेश में 2 बेटियों का सामाजिक उत्तरदायित्व उठा पाना इतना सरल नहीं। समाज के अपने मापदंड होते हैं और गांव में तो ये मापदंड और भी कठोर हैं। अभी बेटी 16 की हुई नहीं कि उसे पराए घर में भेजने की बातें जोर शोर से उठने लगती है। और मनकापुर गांव तो वैसे भी अब तक पुरानी सामाजिक कुप्रथाओं को कुछ ज्यादा ही शिद्दत से ढो रहा है। यहाँ के खाली बैठे लोग अपने मनोरंजन के लिए भी इन परंपराओं में उलझे देखे जा सकते हैं। रामदीन की नियति भी इन समस्याओं से रोज ही 2-4 होने की है। आखिर 2 बेटियों का पिता जो है वो ऊपर से जाति की मार अलग, जिस तथाकथित जात से वो है उसमें लड़कियों को 16 के बाद ही जबरन किसी के भी साथ गांठ बांध देने की रस्म है। और बबीता तो अब 18 की हो गई है, सो पूरे गांव को उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। मजबूर रामदीन भी इसी चिंता में है आजकल। 1-2 जगह बात चलाई भी है उसने। बाकी माँ बाप की तरह चकिया और रामदीन की भी यही ख्वाहिश है कि उसकी बबीता को एक योग्य और अपना सा घर मिले, जहाँ जाकर वो अपने सब दुख भूल जाए, उसके दामन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। पर आजकल एक निम्न परिवार के लिए इस तरह का लड़का और परिवार खोज पाना इतना सरल नहीं, जब तक भारी दहेज का बंदोबस्त ना कर लिया जाए। ऐसे परिवारों के दरवाजे बंद ही रहेंगे रामदीन जैसे लोगों के लिए। 1 रोटी और दे दे, गरम गरम 2 रोटी बेसी खाई जाती है, नहीं तो ठंडी तो बस पेट भर लो, फिर क्या स्वाद। 1 और रोटी के लिए इशारा करते हुए रामदीन ने चकिया से कहा, परसों जाओगे न सिरंसी राम आश्रय जी के यहाँ?
बबीता के ब्याह की बात करने। सुना है उनका लड़का सरकारी बैंक में नौकरी करता है, देखने में भी बड़ा सुंदर है। केशव के काका बता रहे थे उन्होंने देखा भी है लड़के को, घर वाले भी बड़े भले मानुस हैं। हे देव, बस ये ब्याह लग जाए तो भाग खुल जाए हमार बबीता के। थाली में एक और रोटी देते हुए चकिया ने कहा, ब्याह तो सच में बहुत बढ़िया है, पर मोटा दहेज भी तो मांगेंगे वो। ऐसा रिश्ता कभी भी फ्री फोकट होते देखा है तूने? दहेज कहाँ से लाएंगे? कोई पुराना खजाना तो गड़ा नहीं है हमारे यहाँ की, निकाले और फट से थमा दे। ले देकर बस जमीन है, उसे ही बेचना पड़ेगा। आखिर बिटिया के जीवन का सवाल है, जो हम लोगों ने भुगता वो हमारी बेटियों को ना भुगतना पड़े। हाँ और क्या, बेटी की तकदीर आखिर माँ बाप ही तो लिखते हैं। जहाँ ब्याह दे वहीं उसकी किस्मत बन जाती है, तो उसके भाग के लिखनहार तो हम लोग ही हुए ना। चाहे कुछ भी हो जाए, ये ब्याह पटाकर ही आना, समझे? और जो मोटा दहेज की मांग करेंगे वे तो कहाँ से लाएंगे? रामदीन ने प्रश्न किया। उसका यह प्रश्न शायद खुद से भी था। वो देखा जाएगा, मुझे मेरी बिटिया के लिए सरकारी लड़का ही चाहिए। सुन लो, गृहस्थ से ना ब्याहेंगे अपनी बेटी। सुन लो कान खोल कर। चकिये ने मुंह चमकाकर जवाब दिया, ठीक है, कुछ इंतजाम होगा ही, नहीं तो खेत ही रेहन रख देंगे। एक बार दोनों बिटिया अपने घर चली जाएं, फिर हम दोनों का गुजर हो ही जाएगा किसी न किसी तरह। पर पहले बात तो पक्की हो जाए। हे दाता, ये ब्याह लगा दो बस। रामदीन के चेहरे पर उम्मीद और खुशी दोनों एक साथ झलक रही थी। अपना सामर्थ्य अच्छी तरह समझते हुए भी रामदीन और चकिया अपनी बेटी को अच्छे घर में भेजने की ख्वाहिश पाले हुए थे। जिस देश में कन्यादान का रिवाज है, वहीं समाज ने दान के साथ एक भारी भरकम उपहार का रिवाज और जोड़ लिया अपनी सुविधा के लिए। और ये उपहार स्वैच्छिक नहीं बल्कि बाकायदा मांग कर लिया जाता है, जबरन। दहेज है इसका आधुनिक नाम। बिना इसके गरीब परिवारों की कन्याओं को योग्य वर्ग का ख्वाब भी देखना अच्छा नहीं समझा जाता। जो दौलतमंद हैं उनके लिए तो इसका लेन देन सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने का एक जरिया माना जाता है, लेकिन इनके इस आडंबर के पीछे बेचारा आम आदमी मारा जाता है। इसीलिए कुछ जगहों पर या तो पिता खुदकुशी करते हुए सुना या देखा जा सकता है, या फिर लड़कियों को पेट में ही बेमौत मारकर जीवन देने वाले हाथी भच्चक बन जाते हैं। सब इस तथाकथित सभ्य कहे जाने वाले समाज के जालिम चंगुल का फल है। इसमें जो फंसा फिर जान निकलने के बाद ही छूट पाता है। हजारों लाखों मजबूर और गरीब इस चंगुल में दम तोड़ चुके हैं अब तक। ना जाने और कितनों की बलि लेगा ये चंगुल टूटने से पहले। 2 दिन बाद ही रामदीन केशव के काका को साथ लेकर सिरिंसी गया ब्याह की बात पक्की करने। बात लगभग तय हो गई। 4 लाख नगद और एक मोटरसाइकिल के साथ रामदीन ने अपना दुखड़ा सुनाया तो फिर 3 लाख में बात पड़ गई। इसके बाद एक चवन्नी भी कम नहीं करने की बात की लड़के के पिता ने। रामदीन ने भी सोचा कि जैसे भी हो ये ब्याह हाथ से जाना नहीं चाहिए। आखिर लड़का बैंक में अफसर है, इतना तो देना ही पड़ेगा। बात पक्की कर रामदीन खुशी खुशी अगले दिन अपने घर वापस आया। उस दिन राम आश्रय ने रोक लिया था उसे खातिरदारी करने के लिए। आखिर अब दोनों समधी जो बनने जा रहे थे ये भी खूब रही। एक तरफ रिश्ता जोड़ा जा रहा था, वहीं दूसरे तरफ बड़े जोर शोर से दहेज की सौदेबाजी भी हो रही थी। वाह रे जमाना, ब्याह पड़ गया का? कितने में तय हुआ बताओ ना? बड़ी बेसब्री से चकिया पूछ रही थी। आखिर माँ जो है सबसे अधिक चिंता तो वही करेगी। आखिर हाँ, पड़ गई बात, लागुड़ मुंह मीठा करा। अब हमारी बबीता अच्छे घर में जाएगी। हाँ, काहे नहीं कराऊंगी मुंह मीठा, पर तनिक बताओ तो कितने में पटी बात? दहेज कितना मांग रहे हैं लोग? अब जो मांगेंगे देना ही पड़ेगा। ये तो पहले ही पता था कि बिना रुपए के ऐसा रिश्ता ना मिल पाएगा। 3 लाख नगद और एक होंडा की मोटरसाइकिल में तय हुआ है। 3 नगद और ऊपर से मोटरसाइकिल भी। हे राम, दीन धर्म ओढ़ा गया का दुनिया से। 3 लाख कोई मामूली रकम है का? इतना बड़ा अफसर भी नहीं है कि उनका बेटा की हमारे गर्दनिये काटने पर लगे हैं। तुम और कम काहे नहीं कराए? फट से हाँ बोल दिए होगे लाट साहब की तरह। चकिया पढ़ी लिखी नहीं थी, पर जीवन की बारीकियों को अच्छी तरह समझती थी। तू क्या सोचती है मैंने कम नहीं कराया क्या? अरे 3 पुश्तों की गरीबी का हवाला दिया, सारे दुखड़े रोए, तब जाकर 3 लाख पर बात बनी। नहीं तो 4 से 1 रुपया भी कम नहीं कर रहे थे। यकीन नहीं हमारी बात पर तो केशव के काका से पूछ ले। चलो कुछ तो बोझ हल्का किए तुम।
नहीं हम तो सोचे कि बस उनकी हाँ में हाँ मिला के चले आए होंगे, पर ये तो बताओ इतने का इंतजाम होगा कैसे? घर में तो इस वक्त 500 भी नहीं। चकिया ने एक जटिल प्रश्न किया। अरे अब तक कर ही दिए हैं तो रुपए की वजह से तो पीछे ना हटेंगे। 4 बीघा जमीन है, उसी में से कुछ रेहन रख देंगे बैंक के पास और ले लेंगे कर्ज, और कोनो चारा भी तो नहीं। खुशी और गम एक साथ उसके माथे पर झलक रहे थे। खुशी थी बिटिया के मन माफिक ब्याह की, और गम था खेतों के चले जाने का। तो रेहन के बाद बैंक खेत तो ना ले लेगा, खेती तो कर पाओगे ना तुम। चकिया के मन में खेत छिन जाने का डर था। बैंक पर ठीक से विश्वास नहीं कर पाई थी वो अभी तक, और खेत ही तो उसका आसरा थे। वे भी ना रहे तो क्या करेंगे लोग। बबीता के बाद पूनम भी तो है, आखिर उसका भी तो ब्याह करना होगा। सब अभी खत्म हो गए तो उसके लिए क्या रेहन रखेंगे। और एक साथ कई आशंकाएं मन में आने लगी चकिया के। खेती क्यों नहीं कर पाएंगे? अरे खेत रेहन रख रहे हैं, बेच नहीं रहे। और वो बैंक है, कोई साहूकार नहीं जो हमारी जमीन हड़प जाएगा। बैंक में सब काम कायदे कानून से होता है। सरकार बड़ा ध्यान रखती है अब इन बातों का कि किसी किसान की जमीन नीलाम ना होने पाए, समझी? रामदीन ने सरकारी फायदे बताकर चकिया के डरे मन को सांत्वना देने की कोशिश की। इतनी भली है सरकार तो दहेज काहे नहीं बंद करवा देती। गरीबों की गर्दन काटी जा रही है दिन दहाड़े, तब सरकार काहे नहीं आती मदद को? ये सब कहने की बात है, सरकार हूँ। मुंह पिचकाकर चकिया ने जवाब दिया। अरे तू नहीं समझेगी, रहने दे, जा थोड़ा गुड़ ले आ, गला सूख रहा है। पानी तक भी नहीं पूछा अभी तक, और सारा रामायण खत्म करने पर तुली है। अरे सरकार थोड़ी ना कहती है दहेज लेने या देने को, कानून भी बना है इसके लिए, जेल भी होती है, समझी? चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ रामदीन ने कहा, कानून बना देने से क्या होगा, लेने वाले तो ले ही रहे हैं। हमने तो ना देखा आज तक किसी को जेल जाते हुए। चकिया ने फिर एक लाजिम प्रश्न किया। अरे जब लोग अपनी मर्जी से देने को तैयार हैं और रपट भी नहीं कराएंगे तो सरकार क्या कर लेगी? वो भी तो कायदे कानून से ही चलती है। रहने दो, हमको ना बताओ ये कायदा कानून, सब गोलमोल है बस। जो बलवान है सब उसी खातिर है, गरीब तो बस पिसने के लिए ही जन्म लेता है। चकिया का इस तरह सोचना भी लाजमी ही था। अपनी पूरी जिंदगी में कभी सरकार का नरम दिल चेहरा नहीं देखा था उसने। उसे तो याद भी नहीं कि कब आखिरी सरकारी ईंट गिरी थी उसके गांव में, इसलिए थोड़ा सजग और डरी हुई थी वो सरकार को जमीन गिरवी रखने की बात पर। अगले दिन ही रामदीन बगल के भूमि विकास बैंक में कर्ज की बात करने पहुंचा। बैंक के कर्ज वितरण अधिकारी ने पूरी स्कीम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 2 बीघा जमीन बंधक के बदले 4 लाख का कर्ज देने की बात बताई। ये भी बताया कि 1 साल तक कोई मासिक किस्त नहीं देनी पड़ेगी, उसके बाद हर महीने किस्त का भुगतान करना होगा। भुगतान न कर पाने की सूरत में बैंक को जमीन पर खेती करने से मना कर जमीन जब्त करने का अधिकार होगा। लगभग 1 महीने की भागदौड़ के बाद कहीं जाकर बैंक से कर्ज पास हुआ। इतना आसान नहीं होता एक गरीब किसान के लिए बैंक से कर्ज लेना। कहने के तो सारी योजनाएं गरीबों के लिए ही बनी होती हैं, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। चप्पलें घिस जाती हैं तब जाकर कहीं मिलता है कर्ज, वो भी कमीशन काट कर। रामदीन को भी 20,000 कमीशन काट कर 3,80,000 खाते में मिले। गजब की व्यवस्था है। अपनी जमीन के बदले भी कर्ज नहीं मिल पाता आसानी से। जैसे पूरी बैंकिंग व्यवस्था आज भी केवल बड़े बड़े कुबेरों को ही चाकरी में लगी है। सारा कर्ज केवल उन्हीं के लिए है, जितना चाहे उतना देने के लिए बैंक हाजिर रहते हैं सदैव। पर गरीब को कौन पूछ रहा है? इनसे तो साहूकार भले, उनका चंगुल जानलेवा जरूर है, पर कम से कम कर्ज मिल तो जाता ही है समय पर। खाते में रुपए मिल जाने के बाद रामदीन ने ब्याह की तैयारियां प्रारंभ कर दिया। 3 महीने बाद की तारीख भी मुकर्रर हो गई। सट्टे वालों को बयाना भी दे दिया, पर दहेज और मोटरसाइकिल के रुपए निकाल कर जो बचे वो नाकाफी थे बारात के स्वागत के खर्चे के लिए। इतने में तो ना हो पाएगा बारात का इंतजाम। अफसर लड़का ब्याहने आ रहा है बिटिया को, सो वैसा ही पुख्ता इंतजाम भी करना पड़ेगा ना। बिटिया के लिए सामान भी तो खरीदना है, खाली हाथ नहीं ना विदा करेंगे। आखिर हमारी पहली बिटिया का ब्याह है, कोई कसर रह गई तो पूरी जिंदगी ताने सुनेंगे। मेरी बिटिया वहाँ और हम यहाँ गांव में, इसलिए कहती हूँ कि 50,000 और ले लो। बैंक नहीं देता तो सोखा साहू से ही ले लो, मोटा ब्याज लेगा।
पर मर्यादा भी तो बचानी ही पड़ेगी ना। रामदीन को समझाने के लहजे में चकिया बोली, सही कह रही है तू, 50,000 और ही ले लेता हूँ सोखा साहू से, धीरे धीरे चुका देंगे, तू चिंता मत कर, बबीता का ब्याह बड़े धूमधाम से करेंगे हम। पुलकित मन से रामदीन ने जवाब दिया, दोनों की मजबूरी समझी जा सकती है। व्यवस्था ही ऐसी बन गई है ब्याह की कि एक आम आदमी की तो कमर ही टूट जाती है इसका खर्च उठाने में। जो लोग सक्षम हैं वो तो खूब लुटाकर खर्च करते हैं, पर फिर समाज गरीबों से भी वैसा ही करने की उम्मीद करता है। ना करो तो ताने सुनो जीवन भर। बेचारा गरीब आखिर जान गिरवी रखकर बंदोबस्त करता ही है, पर यह बंदोबस्त कई बार उसे सिर से पैर तक कर्ज में डुबा देता है। बड़ा भारी पड़ता है उसे ये जानलेवा बंदोबस्त। वैसे हमारे यहाँ मंदिर में अग्नि के 7 फेरों का साथ ब्याह का भी रिवाज है, पर अपनी एक दिन की दावत के लिए कैसा मकड़जाल बुन दिया है समाज के लोगों ने। धन्य है। अगले दिन ही रामदीन सोखा साहू के यहाँ गया और 5% महीना ब्याज पर 50,000 रुपये उठा लिए। पूरे गांव में एकमात्र साहूकार है सोखा साहू, इसका लाभ भी खूब उठाता है वो। हिसाब भी बड़ा उलझाऊ किस्म का है उसका, बड़े बड़े माहिर लोग भी चकरा जाते हैं उसका हिसाब सुनकर। स्टाम्प पर लिखवाता कुछ है और हाथ में देता कुछ और। कभी किसी को पूरी रकम नहीं दी उसने आज तक कर्ज की। बड़ा माहिर खिलाड़ी है वो इस पैसे का, हो भी क्यों ना। पिछले 3 पुश्तों का अनुभव जो है उसके पास है। उसके बाप दादाओं के जमाने से ये लोग खून चूस रहे हैं गरीब गांव वालों का। ना जाने कितनों की जमीन पर कब्जा भी ले चुके हैं अब तक, पर मजबूरी हो तो हर शर्त मारनी ही पड़ती है उनकी। रामदीन ने भी ज्यादा सवाल नहीं किया, चुपचाप स्टाम्प पर अंगूठा लगा दिया। पढ़ा लिखा नहीं था वो, इसलिए अंगूठा ही लगाया करता था। ब्याह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी सट्टे बांध दिए हैं रामदीन ने। दहेज की तय शर्त के मुताबिक आधी रकम 1 महीना पहले ही पहुंचा आया हो अपने समधी के यहाँ। आजकल ये नया रिवाज आया है, गृह लक्ष्मी के स्वागत से पहले धन लक्ष्मी के स्वागत का। विश्वास जैसे आखिरी सांस ले रहा है अब धरती पर। रामदीन और चकिया खुश हैं, वैसे बेटी के चले जाने का गम भी है इन्हें, पर इस गम में भी एक अलग ही संतोष है। आखिर बिटिया अच्छे घर में जा रही है। शहर से विदाई के वक्त साथ जाने वाला सामान भी खरीद लाया है रामदीन। पूरे 60,000 का सामान है। बिरादरी में तो अभी से चर्चे होने लगे हैं बबीता की चमकती किस्मत के, पर इन्हें क्या पता कि गरीबों की चौखट पर खुशियां इतनी सरलता से नहीं आती, और यदि आती भी हैं तो थोड़े पल सुस्ताकर फिर चल देती हैं। बारात आने को 8 दिन ही बचे हैं। लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मोबाइल के इस जमाने में किसी से संपर्क साधना बेहद आसान हो गया है। बस एक बटन दबाओ और मन की बात कर लो। रामदीन के यहाँ भी मोबाइल है एक, उस पर अक्सर बातें होती रहती हैं दोनों परिवारों की। बबीता ने भी 1-2 बार बतियाया है अपने होने वाले पति से, पर छिप कर। गाँव में अभी भी इतना लिहाज किया जाता है लड़कियों द्वारा। आज फिर रामदीन के होने वाले समधी का फोन आया। प्रणाम समधी जी, कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल? अभिवादन करके कुशल क्षेम पूछा रामदीन ने। जी प्रणाम। देखिए, हमें बताने के लिए फोन किया है कि बारात लेकर नहीं आ पाएंगे हम आपके यहाँ। क्या ये क्या गजब बात बोल रहे हैं आप? क्या गलती हो गई हमसे? सब तैयारी कर ली है हम, रकम भी पहुंचा दिए हैं आपको। बस 1 हफ्ता रह गया है ब्याह को। अब ये जुल्म ना करिए, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, रहम करिए हम पर। रोते हुए गिड़गिड़ा रहा था रामदीन। होश ही उड़ गए उसके सुनकर, दिमाग शून्य पड़ने लगा। देखिए, दरअसल बात यह है कि हमारा लड़का किसी और लड़की को पसंद करता है और उसी से ब्याह करना चाहता है। जब हम ब्याह तय किए तब तो कुछ बोला नहीं, और अब जिद पकड़ लिया है। कहता है कि जबरदस्ती की तो जहर खा लेगा। अब ब्याह लड़के से बढ़कर तो नहीं है ना। हम माफी चाहते हैं, ये ब्याह ना हो पाएगा। लेकिन आगे रामदीन कुछ और पूछ पाता, फोन काट दिया गया। रामदीन समझ गया कि बहाना बनाया जा रहा है सामने से। दरअसल सच्चाई यह थी कि कोई दूसरी पार्टी मिल गई थी राम आश्रय को अपने बेटे के लिए, और मोटे दहेज वाली। इस उम्र में इतना बड़ा आघात सहन कर पाना इतना सरल नहीं। रामदीन वही मूर्छा खाकर गिर पड़ा। 1 घंटे बाद जब आँख खुली तो चकिया ने पंखा झलते हुए तबीयत पूछा। रोते हुए रामदीन उसे सारी विपत्ति सुनाई। चकिया भी सिर पकड़कर रोने लगी। पल भर में खुशियों वाला घर मातम जैसे सन्नाटे में समा गया। बबीता अलग कमरे में रो रही थी। पूनम खुद तो रो रही थी, पर दूसरों को चुप कराने की कोशिश भी कर रही थी। किसी तरह आज का दिन गुजरा।
अगले ही दिन रामदीन ब्याह के अगुआ केशव के चाचा को लेकर सिरंसी गया। राम आश्रय के घर बड़ी मिन्नत की, वहां हाथ जोड़े, पगड़ी तक उतार कर रख दिया, पर उसकी एक बात ना सुनी गई। फिर अंत में जब रामदीन ने दहेज के रुपए वापस करने के लिए कहा तो जवाब मिला, भाई रुपए तो हमारे भी बेकार हो गए सट्टे के, सब बंदोबस्त हम भी तो कर ही लिए थे, अब कोई वापस थोड़े ना करेगा बयाना, और बरच्छा में भी तो रुपए हमारे ही खर्च हुए, सो अब रुपए तो बनता ही नहीं आपका कोई, नुकसान तो आखिर दोनों का ही हुआ है ना। एक कपट हंसी के साथ राम आश्रय का जवाब आया, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, ब्याह आपने तोड़ा है हमने नहीं, रुपए तो आपको वापस करने ही पड़ेंगे। गुस्से से तमतमा रहा था रामदीन का चेहरा। देखो भाई, रुपए तो अब इकन्नी नहीं देंगे हम, उससे अधिक नुकसान हो चुका है हमारा, अब तुम कोर्ट मुकदमा करना चाहो तो जाओ कर दो, झाड़कर जवाब दिया राम आश्रय ने। बेचारा रामदीन आखिर खाली हाथ लौट आया रोते हुए। अब विपत्तियों का दौर शुरू हो गया उसके परिवार पर। थाने में रिपोर्ट लिखवाने गया तो डांट कर भगा दिया हवलदार ने, अबे तुझे पता नहीं क्या कि दहेज देना कानूनन अपराध है, फिर क्यों दिया बे, अब चल भाग यहाँ से, नहीं तो अभी अंदर कर दूंगा, बिना जमानत के सर जाएगा पड़े पड़े, चल भाग जा। हार कर रामदीन गांव के सरपंचों के पास पहुंचा। सरपंचों ने उससे सुनकर कहा, देखो भाई रामदीन, राम आश्रय कोई इस गांव का तो है नहीं कि उससे जबरदस्ती रकम वसूलने के लिए हम दबाव डाल पाए, वो तो दूर गांव का है, हमारा उस पर क्या बस है। हाँ, पुलिस चाहे तो तुम्हारी मदद कर सकती है, तुम उसी के पास जाओ। पुलिस ने तो पहले ही भगा दिया है, मतलब अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं उसके लिए। रामदीन ने मन में सोचा, ब्याह टूट गया, दहेज की रकम आखिरकार वापस नहीं मिली। अपनी किस्मत पर रोते हुए रिश्तेदारों से कर्ज लेकर किसी तरह तो उसने सोखा साहू का ब्याज 6 महीने तक चुकाया, पर फिर पस्त हो गया, कोई आमदनी तो थी नहीं, हर महीने रुपए आखिर कहाँ से लाता। नतीजा ब्याज लगातार बढ़ता गया। 1.5 साल बीते बीते 50,000 का कर्ज बढ़कर लगभग 90,000 हो गया। सोखा साहू की नज़र अब रामदीन की जमीन पर थी। अपनी रकम के बदले खेत हड़प लेने की योजना तैयार कर लिया था उसने। कर्जे के स्टाम्प की एक कॉपी तहसील में जमा कराकर अपने दावे का आधार भी तैयार करवा लिया था उसने। तभी एक दिन अचानक बैंक के 2 अफसर भी आ गए रामदीन को खोजते हुए। रामदीन उन्हें प्रेम से बिठाया, हालांकि अंदर से बहुत डरा हुआ भी था वो। पानी के लिए पूछने पर उनमें से एक बोला, नहीं पानी रहने दो रामदीन जी, दरअसल हम बैंक द्वारा आपको दिए कर्ज के बारे में बताने आए हैं। 2 बार नोटिस भेज चुका है बैंक आपको लोन की किस्त के लिए, पर किस्त चुकाना तो दूर, आप एक बार बैंक में भी नहीं आए। नोटिस? कब आया नोटिस? हमें तो कोई नोटिस नहीं मिला सरकार। एकदम चौंक गया रामदीन। नोटिस तो भेजा गया है, डाक वालों ने पहुंचाया ही नहीं होगा फिर। खैर छोड़िए, ये आखिरी नोटिस है। 3 महीने के बाद हर महीने 7,000 की किस्त चुकानी पड़ेगी आपको। किस्त ना देने की सूरत में बैंक आपकी जमीन जब्त कर लेगा। अगले सीजन से आप उस पर खेती नहीं कर पाएंगे। ऐसा जुल्म ना करें सरकार, हम मर जाएंगे। रामदीन फिर गिड़गिड़ाने लगा, पर सब बेकार। देखिए, हम जिस काम के लिए आए थे आपको बता दिया, अब आप देख लो कि कैसे बंदोबस्त करना है। हमारी आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कहते हुए उठकर दोनों चल दिए। रामदीन गिड़गिड़ाता रहा, पर उसकी एक न सुनी गई। क्या कह रहे थे बैंक वाले लोग? कर्जा वापसी के लिए आए थे क्या? घर के भीतर से निकलते हुए चकिया ने असमंजस भरी आंखों से रामदीन से पूछा। हाँ, अब जो लिया है वो चुकाना तो पड़ेगा ना। सोचा था एक बार ब्याह हो जाता बबीता का तो किसी तरह चुका ही देते, कुछ नहीं तो 1 बीघा जमीन ही हटा देते, पर अभी तो दोनों बेटियां घर में ही हैं। अब जो जमीन बेची तो खाएंगे क्या? और गला भर आया रामदीन का। तुम तो कह रहे थे कि सरकार किसान का बड़ा ख्याल रखे है, कर्जा भी माफ कर देवे है, हमारा कर्जा माफ नहीं करेगी का? चकिया ने उम्मीद भरी नजरों से रामदीन की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, माफ तो कर ही देती है, पर चुनाव होने में तो अभी 3 साल बाकी है। चुनाव के साल ही तो सरकार भी सुध लेती है, अभी क्यों माफ करेगी? रामदीन का जवाब था। इधर सोखा साहू का सुरसा की तरफ बढ़ता कर्ज और उधर बैंक द्वारा जमीन जब्त करने की तैयारी। रामदीन अब ऐसे कर्ज के जाल में फंस गया था जिसमें से निकलना संभव था। वो जितना ही हाथ पैर मारता उतना ही उसमें और उलझता जाता। आखिरकार 5वां महीने बीते बीते
बैंक ने जमीन पर खेती ना करने का नोटिस भी थमा ही दिया उसे। और फिर एक दिन सुबह, ए पूनम, दादा को जगा तो सूरज सिर पे आ गया, अभी तक सोए ही हैं का, जा तनिक कमरे में जाकर देख तो। चकिया ने चाय बनाते हुए पूनम को आवाज दी। पूनम ने रामदीन के कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर जोर से चिल्ला पड़ी। रामदीन घर की छत से अंगोछे के फंदे में लटका हुआ था। आखिरकार दम तोड़ ही दिया उसने इस फंदे में फंसकर। ये फंदा देखने में तो बस एक मामूली से कपड़े का बना था, लेकिन इसे मामूली ना समझें, पूरे समाज ने बड़ी शिद्दत से बुना था इसे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।